नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का सेशन थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है। बारिश लगातार हो रही है 2 दिनों से, तो थोड़ा सा इंटरनेट इशू होने के कारण क्या है, आज मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए सेशन आप सभी साथियों के लिए रिकॉर्डिंग रखा गया है। और चलिए इसमें कुछ हम क्वेश्चंस के साथ चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शानदार सितंबर अनअकैडमी आप सभी साथियों के लिए सितंबर मंथ में मंडे क्विज, फन फ्राइडे, मैराथन सैटरडे को और संडे को मॉक टेस्ट का आयोजन कर रहा है। ये बहुत ही शानदार मौका है जब आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं और ढेर सारे फ्री लाइव सेशन में क्या कर सकते हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आइकॉनिक प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर के आया हुआ है, जिसमें आपको क्या है 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत आपको क्या है पर्सनल गाइड भी किया जा रहा है, लाइव डाउट सॉल्यूशन किया जाता है, इंटरव्यू की तैयारी होती है। ढेर सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी उपलब्ध करवा रही है। ठीक है, तो और अनअकैडमी पर आप साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, हमारे साथ आस्क मी एनीथिंग, मतलब कुछ भी आप यूट्यूब क्लास के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी पे क्या मिलता है, एनी टाइम एनीवेयर लाइव रिकॉर्डिंग सेशन मिलता है, करस्पॉन्डेंस कोर्स मिलता है, बेस्ट वीडियो के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, अकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से कोर्सेज मिलते हैं, इवेंट लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस मिलते हैं, अनलिमिटेड क्विज मिलते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है। ढेर सारे फीचर्स हैं। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस के करते हैं। तो भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। आपको बताना है कि भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया, मतलब सिंपल सा बताना है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ। तो आप जानते हैं कि 1599 ईस्वी में ब्रिटेन के कुछ व्यापारिक समूहों ने मिलकर क्या की थी, स्थापना की। सिंपल सा बताना है कि उस समय भारत में मुगल शासक कौन हुआ करता था। तो ध्यान दीजिएगा 1599, देखिए मैक्सिमम बच्चा ये जानता है। मैक्सिमम बच्चा से हम पूछेंगे कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, तो बताएगा 1600 में, या बहुत ज्यादा जानकारी होगी तो वो बता देगा 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, कुछ बच्चे यहां तक कंफ्यूज रहते हैं, अगर उनसे आप पूछ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, तो भी इनका जवाब 1600 होता है। भैया 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत नहीं आई थी, 1608 ईस्वी में आई थी। 1608 ईस्वी में आई थी, विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज से ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई। ध्यान दीजिएगा इस बात। अब यहाँ पूछा गया है कि सर 1599 में ब्रिटेन के कुछ व्यापारिक समूहों ने क्या की, एक कंपनी की स्थापना की। ठीक है, उस समय तो आप जानते हैं अकबर का जो शासनकाल रहता है अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक का रहता है और 1599 में गठित की गई है, कंपनी का गठन हुआ है। इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, औरंगजेब इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर वहीं हुमायूं का टाइम पीरियड देखें तो 1530 से लेकर के 40, और दूसरा टाइम इसका फेज जो आता है 1555 से लेकर के 56 के बीच में हमें क्या है देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर जहांगीर का टाइम पीरियड देखते हैं तो 1605 से लेकर के 1627 का इसका टाइम पीरियड मिलता है। औरंगजेब का देखते हैं तो औरंगजेब का 1658 से लेकर 1707 तक का इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। अब बच्चा समझ में सुनने में क्वेश्चन इसके दिमाग में आ रहा होगा बच्चे के कि सर जो हम 31 दिसंबर 1600 पढ़ते हैं वो क्या होता है। आखिर 31 दिसंबर हमने 1600 छोटी क्लासों में पढ़ रखा है या किसी किताब में पढ़ रखा है, वो क्या है, वो इसको आप क्लियर कर दीजिए। तो आपको बता दिया जाए, इस दिन ब्रिटिश संसद ने क्या किया, महारानी ने क्या इसको मिला था, कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार मिला था। 15 वर्षों के लिए क्या है, व्यापार का अधिकार मिला था, एकाधिकार मिला था, और किसके साथ मिला था, वो भी पूर्वी देशों के साथ। तो 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को क्या है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का क्या मिल गया था, विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अकबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के नौरत्नों में से एक ही परिवार का नहीं है? बहुत आसान सा प्रश्न है, मतलब इनमें से कौन है। अब एक ही परिवार का मतलब कोई 3 ऐसे होंगे जो एक ही परिवार के होंगे, एक ऐसा होगा जो क्या है, जो परिवार से बाहर का होगा। सिंपल सा है यहाँ पर।
तो आप जानते हैं शेख मुबारक ऑप्शन में है, फैजी है, अब्दुल फजल अल्लामी है, अब्दुल रहीम खान खाना। सिंपल सा बहुत आसान सा प्रश्न है, ये आपको 2006 में यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना डिफरेंट है क्योंकि ये बैरम खां का पुत्र हुआ करता था। और आप जानते हैं बैरम खां क्या हुआ करता था, बैरम खां अकबर का क्या हुआ करता था, संरक्षक हुआ करता था। अकबर ने बैरम खां के नेतृत्व में कुछ दिनों तक 5-6 सालों तक क्या है गद्दी भी संभाली है। वहीं देखा जाए जो फैजी है वो फैजी और अबुल फजल भाई भाई है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, फैजी जो है वो अबुल फजल अल्लामी का बड़ा भाई हुआ करता है और दोनों दोनों जो थे वो एक कह सकते हैं सूफी शेख मुबारक के क्या हुआ करते थे, ये तो मतलब ये दोनों भाई भाई हैं और ये कौन है, शेख मुबारक पिता हैं। मतलब एक ही वंश के क्या है, यहाँ पे ऐसे लिख करके आप समझ सकते हैं क्या है, शेख मुबारक। शेख मुबारक के क्या है, दो पुत्र हैं और दोनों पुत्र में कौन कौन है, एक फैजी है तो दूसरा कौन है, अबुल फजल अल्लामी है, अबुल फजल अल्लामी है। तो ये तीनों एक ही परिवार से हैं। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना एक परिवार से संबंधित नहीं है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब। आपको बता दिया जाए अनअकैडमी ने टेस्ट सीरीज, जैसा कि आप जानते हैं पेट का जान रेट आ चुकी है, तो अनअकैडमी ने पेट के लिए टेस्ट सीरीज एक लॉन्च की है 149 रुपए की, मात्र 149 रुपए में, जिससे आप 99 प्लस परसेंटाइल वाली टेस्ट सीरीज है। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है। आपको टोटल 30 टेस्ट सीरीज मिलेंगी जिसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है और सब्जेक्ट वाइज भी क्या है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। उसने तीर्थ यात्रा कर हटाया किंतु जजिया नहीं हटाया। उसने जजिया कर हटाया किंतु तीर्थ यात्रा कर नहीं हटाया। उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों हटाए। उसने ना जजिया हटाया और ना ही तीर्थ यात्रा कर हटाया। तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कुछ स्टेटमेंट अबाउट अकबर्स हिंदूज पॉलिसीज टू, ही abolished pilgrimage tax but not jizya. He abolished jizya tax but not pilgrimage, and he abolished both jizya and pilgrimage tax. Neither he abolished jizya not pilgrimage tax. आपको बताना है इनमें से सही जवाब। चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन आपका जरूर रीड करूंगा मैं, तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग जवाब दीजिएगा। कोई जानकारी चाहिए, कोर्स संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। तो आपको बता दिया जाए अकबर ने अपनी धार्मिक नीति में 1564 ईस्वी में क्या किया था, जजिया कर हटाया था और साथ ही साथ उसके एक साल पहले 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर हटाया था। दोनों कथन यहाँ पे जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर दोनों को यहाँ पर हटाया गया था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से करेक्ट जवाब हो जाएगा। अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपी की सूची तैयार की थी। कुछ मुगल हिस्टोरियन टर्म्ड अकबर एज एनिमी ऑफ इस्लाम एंड प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ एलिगेशन। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। बदायूनी, नियामतुल्लाह, अब्बास खां शरवनी, निजामुद्दीन अहमद। आपको बताना है इनमें से सही कि अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची को क्या किया था, तैयार किया था। चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोग सही जवाब दीजिए। सभी साथी, जो भी साथी सेशन को देख रहा है, ठीक है, वो प्लीज जब आप कमेंट सेक्शन में दे। तो आपको बता दिया जाए, आपको बता दिया जाए एक पुस्तक है, एक पुस्तक है मुंतखब उल तवारीख, मुंतखब उल तवारीख। इस पुस्तक की रचयिता किसने की है, इस पुस्तक की रचयिता किसने की है, ये बदायूनी ने की, बदायूनी ने की। और अकबर की उदार नीतियों और कह सकते हैं उनकी उदार नीतियों का कह सकते हैं और जो धार्मिक सहिष्णु हुआ करता था उसका वो कट्टर विरोधी हुआ करता था। वो अकबर द्वारा लागू की गई प्रत्येक उदारवादी नीति को क्या मानता था, वो प्रत्येक उदारवादी नीति को इस्लाम का दुश्मन मानता था। तो क्या मानता था, इस इस्लाम के विरुद्ध कह सकते हैं, इस्लाम धर्म के विरुद्ध एक साजिश मानता था। ठीक है, साजिश समझता था। उसने अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की एक सूची तैयार की और जिसमें उसने कहा था कि 1580 में उसने क्या है, मुसलमानों को दाढ़ी बढ़ाने की आज्ञा दी। हज यात्रा को क्या कर दिया, बंद करवा दिया था और मुस्लिम त्योहारों और रोजों पर रोक लगा दी थी। ये ऐसा किसका मानना है बेटा, ऐसा मानना है किसका, बदायूनी ने क्या है
बदायूं ने आरोपों की सूची तैयार की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इज द करेक्ट आंसर। अनअकैडमी ने आप सभी साथियों के लिए 2025 के लिए जो भी साथी फाउंडेशन बैच अगला टारगेट कर रहे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए आप लोग, ठीक है। पूरी कंप्लीट तैयारी हमारे साथ पूरी टीम के साथ मिलकर के आपको करना है। और क्या है कोड, क्या है वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? वीजे लाइव। अभी ऑफर भी चल रहा है, अभी हम आगे आपको बताएंगे कि 40% छूट, 20 प्लस प्राइस ड्रॉप हुआ है 20% का, और 20% अगर आप कोड लगाते हैं वीजे लाइव तो टोटल 40% छूट मिल जाएगी आपको। और क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा, ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे कितने का सब्सक्रिप्शन मिला। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आईन अकबरी अबुल फजल की कृति है। अकबरनामा के तीसरे खंड को आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। फैजी मुगल काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। देखिए बहुत ही आसान सा है, अभी हम आपको बता देंगे। अभी हम आपको बता भी चुके हैं। अभी हम क्या है आप लोगों को बता भी चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? चलिए फटाफट समझ लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं? तो आप जानते हैं फैजी शेख मुबारक एक व्यक्ति हुआ करता है, ठीक है। और उसके दो पुत्र हैं फैजी हैं और क्या हैं अबुल फजल, ठीक है। चलिए तो अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ये अकबर के नौरत्नों में से एक हुआ करता था। और ये अकबर का क्या, फैजी जो था वो अकबर का क्या है, इतिहासकार नहीं था, वो राजकवि हुआ करता था, राजकवि हुआ करता था, ठीक है। वो क्या हुआ करता था, वो राजकवि। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दिया जाए कि आईने अकबरी की रचना अबुल फजल की कृति है। और अकबरनामा के तीसरे खंड को क्या आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब इसका डी, इसका पूरी तरीके से करेक्ट जवाब देगा। सिंध सभ्यता का व्यापार होता था किस, कहां कहां से? ईरान से, अफगानिस्तान से, रोम से, राजस्थान से। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापार, द ट्रेड ऑफ इंडस वैली विद सिंध सभ्यता का व्यापार होता था ईरान, अफगानिस्तान, रोम व राजस्थान से। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। चलिए तो आपको बता दिया जाए, सिंधु सभ्यता में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार यहाँ पर विकसित हुआ कर सकते थे, ठीक है। चांदी और लाजवर्थ मोती हुआ करता था, ठीक है, वो बहुमूल्य था। चांदी एवं जो लाजवर्थ कह सकते हैं, लाजवर्थ मोती हुआ करते थे, ये कहाँ से, ठीक है, ये अफगानिस्तान से लाए जाते थे। वहीं देखा जाए फिरोजा टिन फिरोजा टिन और साथ ही साथ चांदी, वहां से भी आयात क्या है, वहां से भी क्या है आयात किया जाता था। तांबा जो था वो तांबा राजस्थान से आयात किया जाता था। रोम के साथ उसका व्यापार नहीं होता था। तो पहला, दूसरा, चौथा इसका सही है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने बताया था कि आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार ऑफर आया हुआ है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीने का, तो मात्र आपको मिलेगा 6,056 रुपए का, मतलब बहुत ही शानदार, ठीक है। वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। और क्या करना है आपको, वीजे लाइव कोड के साथ क्या है, जुड़ना है। और आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, 20% प्लस 20%, 40% की भारी भरकम छूट मिलने वाली है। तो भैया मौका हाथ से मत जाने दीजिए। 1 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 6,000 का है, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 7,650 रुपए का है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है, अनलिमिटेड एक्सेस, चाहे जितने भी बैच अनअकैडमी पर लॉन्च होंगे उन सारे बैचेज में पढ़ सकते हैं, सारे बैचेज में पढ़ सकते हैं आपको, ठीक है। नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। संडे को एवरी संडे 10 बजे आप टेस्ट दे सकते हैं, मुफ्त मॉक टेस्ट है, ठीक है।
सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? इतिहास का विभाजन अगर देखा जाए तो 3 भागों में किया गया है, प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहास काल, उसके साथ साथ आद्य इतिहास काल, आद्य इतिहास काल, और उसके साथ साथ क्या है? ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल या इतिहास। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है? एक ऐसा काल जहां पर साक्ष्यों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, लिपि के माध्यम से कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इस काल में लिपि लिखी ही नहीं गई है, और जब लिपि लिखी ही नहीं गई है तो लिपि में जब लिखा ही नहीं तो पढ़ भी नहीं पाए हैं। तो मतलब ऐसा काल जहां पर केवल और केवल साक्ष्यों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, जहां पर केवल एविडेंस, केवल क्या एविडेंस, स्क्रिप्ट इज नॉट अवेलेबल, स्क्रिप्ट इज डिसअपियर, मतलब स्क्रिप्ट है ही नहीं, ना उनको लिखना पढ़ना आता था, ना ही उन्होंने कुछ लिखा पढ़ा है। तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। वही दूसरी तरफ देखा जाए, इतिहास का कोई भी काल है तो दो है तरीके जानने के लिए, एक एविडेंस है और दूसरा क्या है? आपका स्क्रिप्ट है। एक ऐसा काल जहां पे साक्ष्य के साथ साथ लिपि भी मौजूद है, बट वी कैन नॉट रीड, ठीक है, वी कांट रीड, अभी तक हम इसे क्या है? पढ़ नहीं पाए, अभी तक हम उसे क्या है? पढ़ नहीं पाए। मतलब एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसकी जानकारी क्या है? जिसकी जानकारी साक्ष्यों के माध्यम से प्राप्त हुई है। लिपि के तो वहां के प्रमाण मिले हैं, लिपि के हमें वहां पर प्रमाण मिले हुए हैं, पर उससे अभी तक रीड नहीं कर पाए हैं। और ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा काल जहां पर हमें क्या है? ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से, लिखित स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, साक्ष्य भी हैं और लिपि भी है, हम उनको लिख भी पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं, उनको समझ भी पा रहे हैं। तो जो वैदिक काल, वैदिक एरा के बाद जो टाइम पीरियड है, दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल। एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें लगभग 400 से अधिक अक्षर बरामद हुए हैं, ठीक है, अक्षर हमें मिले हुए हैं, लेकिन हम अब तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो आदि ऐतिहासिक काल में चला जाएगा, वो आदि ऐतिहासिक काल में उसको हम रखेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखेंगे। कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम, अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। भैया आप अपने एजुकेटर के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मेरे साथ जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा करके, क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसपे आपको डेली लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, डेली नोट्स मिलते हैं, क्विजेज मिलती हैं, साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़ करके बातचीत कर सकते हैं। तो बढ़िया मौका है, हमारे साथ जुड़िए। हमें भी इंतजार है कि आपके साथ हम बातें करें ढेर सारी, ठीक है, आपको तैयारी तक, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारा हाथ रहे। सिंध घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पर है, वहां पाई गई है। मूल स्रोत वहां पर क्या है? जो सिंध घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, मुहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, नगरों के अवशेष और लिपि। आपको बताना है, देखिएगा मूल स्रोत की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, बेसिक सोर्स की बात हो रही है, बेसिक सोर्स की बात हो रही है। तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। चलिए, तो आपको बता दिया जाए, आपको बता दिया जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये मूल स्रोत हो ही नहीं सकती है। मुहरे, कुछ ही मुहरे हमें मिली हैं, पर उससे ज्यादा केवल व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त है मिलती। लेकिन हाँ, नगरों के अवशेष, आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो हुआ करती थी, वो एक प्रकार से नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता माना जाता है। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को इतिहास जानने के मूल जो है वो मूल स्रोत और पुरातात्विक अवशेष है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, जो सर्वाधिक, देखिए सारे आंसर हो सकते हैं इसमें, आंसर मोहरे भी हो सकते हैं, लिपि भी हो सकते हैं, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ये भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे करेक्ट आंसर है, जो सबसे करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन है? वो सबसे जो करेक्ट आंसर है वो इसमें कौन है? ठीक है,
वो क्या हो जाएगा, उन नगरों के अवशेष हो जाएंगे, उन नगरों के अवशेष हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। आपको बताना है इनमें से सही का कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। चलिए जल्दी से बताइए। तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, आप जानते हैं कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा था, ये कथन सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल व्यापारिक नगरी हुआ, व्यापारिक नगरी थी, नगर था ये, तो बिल्कुल ये भी सही है। और अरे बिल्कुल मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। तो माता देवी के पास लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, लोग तांबे से परिचित, लोग तांबे से परिचित थे, लोग कांसे से परिचित थे, कांसे से परिचित थे, लोग टिन से परिचित थे, लोग चांदी से परिचित थे, लोग सोने से परिचित थे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या है, हमें यहाँ पर कहीं प्रमाण नहीं मिले हैं कि क्या है लोग लोहे के हथियार प्रयोग करते थे। तो इसका ये क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, गलत जवाब, डी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनअकैडमी आप सभी साथियों के लिए पेड का बैच लॉन्च की है, मात्र 625 में से आप लाइव और रिकॉर्डिंग सेशन दोनों यहाँ से देख सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डिंग सेशन क्या है, आप लोग यहाँ से दोनों देख सकते हैं, तो बढ़िया मौका है। बीजे लाइव कोड इस्तेमाल करिए, 40% जैसा कि जान रहे डिस्काउंट चल रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच मात्र 1599 में, ठीक है, आप इस बैच में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, और इनके पास चित्रलेखीय इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लोहे एवं रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। तो वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न, वैदिक सभ्यता से संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही क्या है, शानदार प्रश्न है। तो इसका सही जवाब जो होगा डी होगा, क्योंकि सिर्फ इनके पास सिंधु घाटी सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हुआ करता था, ग्रामीण था। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, वो ग्रामीण संस्कृति हुआ करती थी। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल सही जवाब है, जबकि पिक्टोग्राफिकल इनके पास लिपि हुआ करती थी, जबकि क्या है अल्फाबेटिकल ज्ञान क्या है इंडस वैली उसमें वैदिक एरा में हो चुका था, वैदिक एरा में क्या है अल्फाबेटिकल नॉलेज हो चुकी थी। इनके पास तो लोहे में बिल्कुल वैदिक काल में लोहे के हथियारों का प्रयोग किया गया है, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं प्रयोग किया गया। तो बिल्कुल ये तीनों कथन सही है, तीनों क्या है एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, भिन्न है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या है, डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, आपको बताना है इनमें से सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्रा, लोथल, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो कालीबंगा, रोपड़, लोथल, भैया ये तीनों कहाँ हैं, ये तीनों इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। जबकि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्रा क्या है, पाटलिपुत्र नहीं संबंधित है, क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। इसकी जो स्थापना की थी वो स्थापना किसने की थी, स्थापना उदयन ने की थी। और जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा उदयन किस वंश का शासक था, उदयन वंश के बारे में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर चाहूंगा कि उदयन किस वंश का था और कब, लगभग कब इसकी स्थापना की गई थी, क्या है, और ये किस साम्राज्य का
राजधानी थी? 21 साम्राज्य की क्या है, कौन से साम्राज्य की क्या है राजधानी हुआ करता था, तो कौन से साम्राज्य का राजधानी था? ठीक है, यहाँ से बताइए। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राचीन सभ्यता से संबंध रखते थे। कौन सी सभ्यता से संबंध रखते थे? चीन, ग्रीस, इराक और श्रीलंका। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज विद द फॉलोइंग। तो आपको बता दिया जाए, उस समय एक सभ्यता हुआ करती थी जो उसकी समकालीन थी, जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला और फरात नदियों के किनारे स्थित है। क्या है? दजला एंड फरात रिवर के बैंक पर क्या है स्थित हुआ करती थी, जिसको हम इराक के नाम से भी जानते हैं। तो इराक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इराक के साथ क्या हुआ करता था? इराक के साथ इनका क्या है, इनका प्राचीन संबंध रखते थे। इराक के साथ साथ ये मिस्र के साथ भी इनके संबंध रहे, बहरीन द्वीप के साथ संबंध रहे, ईरान के साथ संबंध रहे, अफगानिस्तान के साथ भी इनके संबंध क्या है दिखाई पड़ते हैं। अफगानिस्तान के भी इनके साथ क्या है संबंध दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ आपको बता दीजिए, अगर आप आर के लिए हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अमरनाथ सर का कोर्स ले सकते हैं। बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करना है मात्र, और 40% की भारी भरकम छूट मिल गई। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो बिल्कुल सुमेरियन, बेबीलोनियन तथा मिस्र की सभ्यताओं को समकालीन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, अपने जल निकासी के लिए, अपनी जल निकास प्रणाली के लिए विख्यात है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या है, इस सभ्यता के विशिष्ट नगर हुआ करते थे जो ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके साथ साथ सैंडो वासियों का जो जीवन था वो क्या था, उद्योग हुआ करता था, उद्योग के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ कृषि कर्म भी हुआ करता था। ठीक है, और इनकी जो विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट पहचान वहाँ क्या है, व्यापार वाणिज्य से हुआ करता था। सीप उद्योग, मनका उद्योग, ठीक है, मृदभांड उद्योग, धातुओं को गलाने एवं ढालने की कला से लोग परिचित हुआ करते थे। ठीक है, तो इनमें क्या है सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, डी इसका पूरी तरीके से सही जवाब हो जाएगा। सिंध घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। ध्यान दीजिएगा, आत्मा ब्रह्म में इतना तो प्रमाण नहीं मिला हुआ है। कर्मकांड, थोड़े बहुत कर्मकांड के अंतर थे, लेकिन पूरी तरीके से ये रिजिड नहीं थे। ठीक है, यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते थे, यज्ञ के क्या है हमें साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर देखा जाए इसका सही आंसर क्या है, सबसे ज्यादा सही आंसर होगा मात्र शक्ति, क्योंकि समाज क्या है, समाज मात्र सत्तात्मक था। समाज क्या है, मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। साथ ही साथ क्या है, ये देवी की पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे। हमें यहाँ की मूर्ति, एक स्टेचू मिली हुई जहाँ पे स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है, तो हम सोच समझ सकते हैं उर्वरता की देवी रही होंगी। तो मात्र शक्ति इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अनअकैडमी पर जो भी बच्चा हमारे साथ नहीं जुड़ा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, आप अगर यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं तो आप हमारे साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आपको लॉग इन करना होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम, आप उत्तर ही टाइप करेंगे, आपके सामने एक गोल आ जाएगा। गोल सेलेक्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम पर क्या है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप लोग वहां पर क्या लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा, फ्री स्पेशल क्लास, फ्री क्लास के लिए वहां पे लिख करके आएगा, तो आप वहां से हमारे साथ फ्री स्पेशल क्लास पे जुड़ सकते हैं। मेरी जो फ्री स्पेशल क्लास होती है सुबह डेली 9 बजे से होती है। ठीक है, और आप लोग मुझे विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जाकर के फॉलो भी कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? सेलखड़ी से, अकीक से, और पक्की मिट्टी से, तांबे से। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, तो आपको बता दिया जाए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो रूपांतरित कला के क्षेत्र में मोहरों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मोहरों पर मूर्तिकला के दर्शन होते हैं। मोहरों का आकार चौकोर भी होता था। मोहरें अधिकांशतः जो हैं वो सेलखड़ी से बनी हुई है। मोहरें क्या है, अधिकांशतः सेलखड़ी से बनी हुई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है इनमें से
सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता और ऋग्वेद में काफी समानता है। अवेस्ता जो है वो ईरान क्षेत्र से संबंधित है। किससे क्षेत्र से संबंधित है? ईरान क्षेत्र से संबंधित है। आप जानते हैं ऋग्वेद जो है वो आर्यों से संबंधित भारतीय ग्रंथ है। ऋग्वेद की अनेक बातें हमें अवेस्ता से मिलती हैं और यही कारण है, ठीक है, कि हम अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता लेकर के आते हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का कह सकते हैं, ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा अब नगर अब विलुप्त हो गए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। क्या दोनों कथन सही है? व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या कोई एक कथन सही है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर जो है वो विलुप्त हो गए। वो खुदाई के दरमियान प्रकट हुए। देखिए, विलुप्त होने का कारण अगर होता है यहाँ पर कि भैया वो किस कारण विलुप्त हो गए, दोनों कथन ऐसा सही है, व्याख्या लेकिन नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बी जवाब होगा इसका। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या है नहीं होगा, ए जवाब इसका। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही है। लेकिन अब वो खुदाई के दरमियान प्रकट है, खुदाई के दरमियान प्रकट है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ विलुप्त की बात हो रही है, एक तरफ प्रकट होने की बात कर रहे हैं। विरोधाभास दिखाई पड़ रहा दोनों सेंटेंस में? नहीं दिखाई पड़ रहा? बताइए। विरोधाभास दोनों सेंटेंस में दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ विलुप्ति की बात हो रही है, एक तरफ खुदाई की बात हो रही है। तो क्या हो रहा है? अगर ये होता कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बाढ़ का था, जलवायु परिवर्तन एक कारण रहा होगा, देन तब सही होता कारण। दोनों कथन सही है, व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए 20 का सही जवाब। Which of the following sites of Harappan civilization are located in कच्छ रीजन? हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? देसलपुर, धौलावीरा, लोथल और रोजदी। तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही। तो आपको बता दिया जाए, देसलपुर, सुरकोटदा, ठीक है, और धौलावीरा, ये तीनों क्या है? ये कच्छ क्षेत्र में स्थित है। ये कच्छ क्षेत्र में क्या है? स्थित है। तो रोजदी ये और रंगपुर ये क्या है? ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। लोथल भी क्या है? लोथल भी खंभात की खाड़ी में स्थित है। इसका ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पन बंदरगाह है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सिकंदरिया, लोथल, महास्थान और नागपत्तनम। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोथल हड़प्पा सभ्यता का क्या है? बंदरगाह नगर था। ठीक है, और इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाई है और यहाँ से ढेर सारी चीजें मिली हैं। बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नाव के आकार की 2 मोहरें मिली है, बंदरगाह मिला है, लकड़ी का अन्नागार मिला हुआ है, मन के बनाने वाले शिल्पियों की दुकानें मिली हैं। तो ढेर सारी चीजें यहाँ से मिली हुई। लोथल इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो 2 नवीनतम खोज कौन है? कुंतासी और धौलावीरा। कुंतासी और धौलावीरा, ए इसका सही जवाब है। ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब देगा। 1990 के आसपास में क्या है कि खुदाई की गई। 1900 अभी भी धौलावीरा बड़ा चर्चा में रहा है रिसेंटली। चलिए, तो आज के क्वेश्चन हम यहीं पर खत्म करते हैं। अनअकैडमी पर आप सभी साथी हमारे साथ जुड़िए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपके मन के मुताबिक आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, कोई भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग प्लीज 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 वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लोगों का ख्याल रखिए, तैयारी बेहतर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।